टेक्टोनिक लेक्स के फॉर्मेशन को समझने के लिए हमें अर्थ की क्रस्टल इंस्टेबिलिटी को समझना होगा। जनरली जब हम लेक्स की बात करते हैं तो हमें लगता है बस पानी का एक गड्ढा है, बट टेक्टोनिक लेक्स का ओरिजिन मैसिव जियोलॉजिकल फोर्सेस से जुड़ा है। यहां फोकस करो। टेक्टोनिक वर्ड का मतलब है मूवमेंट ऑफ अर्थ्स प्लेट्स। जब अर्थ की क्रस्ट में फ्रैक्चर्स या फॉल्स डेवलप होते हैं तो जमीन का कुछ हिस्सा नीचे धंस जाता है, जिसे हम सबसिडेंस कहते हैं। ये जो डिप्रेशन क्रिएट होता है इसे ग्रैबिन कहा जाता है। डायग्राम में देखो, दो फॉल्ट्स के बीच का ब्लॉक नीचे गिर गया है। जब इस डिप्रेशन में पानी भर जाता है तब बनती है टेक्टोनिक लेक। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल इंडिया में वूलर लेक है, जो कश्मीर वैली में सिचुएटेड है। कश्मीर वैली खुद एक इंटर माउंटेन बेसिन है, मतलब माउंटेन्स के बीच में एक बड़ा बेसिन, जो हिमालयन ओरोजिनी यानी माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस के दौरान बना था। वूलर लेक सिर्फ एक पानी का रिजर्वॉयर नहीं है, बल्कि ये एक टेक्टोनिक डिप्रेशन है जो यंग फोल्ड हिमालयाज की एक्टिविटी से बना है। इसका सिग्निफिकेंस हाइड्रोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में बहुत हाई है। ये झेलम रिवर के रास्ते में पड़ता है। सोचो जरा, झेलम रिवर जब माउंटेन से उतरकर वैली में आती है तो उसका फ्लो स्लो हो जाता है और वो इस टेक्टोनिक डिप्रेशन को भरती है। सिंपल है, वूलर लेक एक नेचुरल फ्लड रिजर्वॉयर या स्पंज की तरह एक्ट करती है। जब झेलम में पानी ज्यादा होता है तो वूलर उस एक्सेस पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है और जब पानी कम होता है तो रिलीज करती है। इस मैकेनिज्म को फ्लो रेगुलेशन कहते हैं। यही रीजन है कि यहाँ तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट प्लान किया गया ताकि वाटर लेवल को मैनेज करके नेविगेशन पॉसिबल किया जा सके। लेकिन क्योंकि ये टेक्टोनिक ओरिजिन की है, इसके साइज और डेप्थ में जियोलॉजिकल टाइम स्केल पर चेंजेस आ सकते हैं ड्यू टू सेडिमेंटेशन एंड ऑनगोइंग क्रस्टल मूवमेंट्स। पैनल बी में नोटिस करो कैसे रिवर सेडिमेंट्स लाकर डिप्रेशन को धीरे धीरे भर रही है। ये सेडिमेंटेशन लेक की कैपेसिटी को कम करता है, जो एक एनवायरमेंटल कंसर्न है। तो वूलर लेक बस एक वाटर बॉडी नहीं, बल्कि अर्थ की डायनामिक क्रस्ट और रिवराइन सिस्टम का एक कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन है। अब हम एक बहुत ही यूनिक और रेयर फिनोमिनन पर शिफ्ट करते हैं, क्रेटर और वोल्केनिक लेक्स। यहाँ डिस्टिंक्शन क्लियर होना चाहिए। यूजुअली क्रेटर्स वोल्केनिक इरप्शन के बाद बनते हैं जब वोल्केनो का मुंह या माउथ कोलैप्स हो जाता है। लेकिन महाराष्ट्र की लोनार लेक का केस बिल्कुल अलग है। ध्यान देना, ये वोल्केनिक नहीं बल्कि मीटियोर इम्पैक्ट क्रेटर है। इसका फॉर्मेशन तब हुआ जब स्पेस से एक हाई वेलोसिटी मीटियोराइट अर्थ से टकराया। इस इम्पैक्ट को समझने के लिए विजुअल 1 देखो। जब मीटियोराइट बेसोल्टिक बेडरॉक से टकराया तो मैसिव काइनेटिक एनर्जी रिलीज हुई, जो शॉक वेव्स में कन्वर्ट हो गई। इस इम्पैक्ट ने जमीन में एक गहरा गड्ढा यानी ट्रांजिएंट कैविटी बनाया और आसपास के रॉक को पिघला दिया, इम्पैक्ट मेल्ट। जो डेब्री या मलबा हवा में उड़ा वो वापस गिरकर एक रेज्ड रिम बना दिया, जो आज भी लोनार के चारों तरफ दिखाई देता है। ये इवेंट प्लाइस्टोसीन ईपॉक में हुआ, लगभग 50,000 साल पहले। अब इसके केमिकल एस्पेक्ट को देखो, क्योंकि ये इकोसिस्टम वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। लोनार लेक एक एंड और एक बेसिन है। इसका मतलब है कि इस लेक का कोई आउटफ्लो नहीं है, पानी बाहर नहीं जाता। समझ आया? जब पानी सिर्फ इवेपोरेट होता है और बाहर नहीं बहता तो डिसॉल्व सॉल्ट्स और मिनरल्स वहीं कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं। ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इवेपोरेशन की वजह से ये लेक एक्सट्रीमली सेलिन यानी नमकीन और अल्कलाइन यानी हाई पीएच बन गई है। ये डुअल कैरेक्टरिस्टिक सेलिनिटी प्लस अल्कलिनिटी दुनिया में बहुत कम जगह मिलती है। इसी यूनिक केमिस्ट्री की वजह से यहाँ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप हुए, जैसे हेलोआर्केआ। ये माइक्रोब्स सॉल्ट लविंग होते हैं। जब इनकी पॉपुलेशन बढ़ती है तो ये पिगमेंट रिलीज करते हैं जो पानी का रंग पिंक कर देता है, जिसे पिंक वाटर फिनोमिनन कहते हैं। लिथोलॉजी के हिसाब से ये डेकन ट्रैप्स में है, जो फ्लैप बसॉल्ट से बना है। बसॉल्ट रॉक में आयरन और मैग्नीशियम ज्यादा होता है, जो लेक की केमिस्ट्री को और कॉम्प्लेक्स बनाता है। नॉर्मल फ्रेश वाटर लेक में पानी सर्कुलेट होता है, बट यहाँ वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिलती है, यानी ऊपर का पानी और नीचे का पानी अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज होल्ड करते हैं। इसलिए लोनार सिर्फ एक लेक नहीं बल्कि एक जियोकेमिकल लेबोरेटरी है, जो हमें अर्थ के बाहर से आए इम्पैक्ट और एक्सट्रीम बायोलॉजिकल अडेप्टेशन दोनों की स्टडी करने का मौका देती है। हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स में, स्पेशली हिमालयाज में, लेक्स का कैरेक्टर और उनसे जुड़े हैज़र्ड्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। यहाँ हम ग्लेशियल लेक्स की बात कर रहे हैं। इनका डिस्ट्रीब्यूशन मेनली ट्रांस हिमालयन रीजन जैसे लद्दाख और ग्रेटर हिमालयाज में है। विजुअल 1 में मैप देखो।
पैंगोंग सो और सो मोरेरी का लोकेशन दिखाया है। ये लेक्स हाइट पर हैं, 4000 मीटर से ऊपर, जहां टेम्परेचर एक्सट्रीम कोल्ड होता है। पैंगोंग सो एक क्लासिक एग्जाम्पल है जो टेक्टोनिक और ग्लेशियल दोनों प्रोसेसेस का रिजल्ट है। ये एक एंडोरेक लेक है, मतलब इसका पानी समुद्र में नहीं जाता, इसलिए ये सेलीन यानी खारा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि विंटर में ऊपर की लेयर जम जाती है, फिर भी नीचे सेलीन वाटर रहता है। दूसरी तरफ सो मोरेरी है, जो एक वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व है। ये लेक्स ओलिगोट्रॉफिक होती हैं। कॉन्सेप्ट चेक। ओलिगोट्रॉफिक का मतलब है कि इनमें न्यूट्रिएंट कंटेंट जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस बहुत कम होता है। इस वजह से एल्गे ग्रोथ कम होती है और पानी क्रिस्टल क्लियर डीप ब्लू दिखता है। बट इसका मतलब ये भी है कि इनका इकोसिस्टम बहुत फ्रेजाइल है, थोड़ा सा भी पोल्यूशन इसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब विजुअल 2 पर फोकस करो, जो एक मेजर डिजास्टर रिस्क को एक्सप्लेन करता है। GLOF, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। क्लाइमेट वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स पीछे हट रहे हैं। ग्लेशियल रिट्रीट। जब ग्लेशियर पिघलता है तो उसका पानी नीचे जमना शुरू होता है। इस पानी को रोकने के लिए कोई कंक्रीट डैम नहीं होता, बल्कि मोरेन डैम्स होते हैं। मोरेन बस पत्थर, मिट्टी और बर्फ का एक ढेर यानी लूज डेब्री है जो ग्लेशियर अपने साथ लाया था। ये नेचुरल डैम बहुत अनस्टेबल होता है। सोचो जरा, अगर रिजर्वॉयर में पानी का प्रेशर यानी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाए या कोई एवेलॉन्च यानी बर्फ का तूफान लेक में गिर जाए तो ये कच्चा डैम टूट जाता है। जैसे ही डैम ब्रीच होता है, लाखों गैलन्स पानी अचानक डाउनस्ट्रीम वैली में फ्लैश फ्लड बनकर आता है। इससे रिवर वैलीज में कैटास्ट्रॉफिक डिस्ट्रक्शन होता है। क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में ये टॉपिक बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि जैसे जैसे हिमालय गर्म हो रहा है, न्यू ग्लेशियल लेक्स बन रही हैं और पुरानी एक्सपैंड हो रही हैं, जिससे GLOF का खतरा बढ़ रहा है। तो यहाँ लर्निंग ये है, ग्लेशियल लेक्स सिर्फ सुंदर टूरिस्ट स्पॉट्स नहीं हैं, वो हाई पोटेंशियल हैजर्ड जोन्स भी हैं जो क्लाइमेट सेंसिटिविटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। अब हम माउंटेन से सीधा कोस्ट की तरफ चलते हैं, जहां लैंड और सी का इंटरैक्शन लगून्स और बैकवाटर्स को जन्म देता है। कोस्टल ज्योग्राफी में डेपोजिशनल फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ प्रोसेस समझो। जब समुंदर की लहरें, वेव्स, कोस्ट पर आती हैं, तो वो सीधी नहीं आती, बल्कि एंगल पर आती हैं। ये वेव्स अपने साथ सैंड और सेडिमेंट्स लाती हैं। इस प्रोसेस को लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट कहते हैं, जो शोर के पैरेलल सेडिमेंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। धीरे धीरे ये सैंड जमा होकर एक दीवार या सैंड स्पिट बना लेती है। जब ये सैंड बार किसी बे या रिवर माउथ के आगे बन जाता है, तो वो समुंदर के पानी को पार्शियली कट ऑफ कर देता है। जो वाटर बॉडी लैंड और सैंड बार के बीच में फंस जाती है, उसे हम लगून कहते हैं। डायग्राम में स्टेप बाय स्टेप देखो। पहले ड्रिफ्ट हुआ, फिर स्पिट बना और फाइनली लगून आइसोलेट हो गया। चिलिका लेक ओडिशा इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ये एशिया का सबसे बड़ा ब्रैकिश वाटर लगून है। ब्रैकिश का मतलब है कि इसका पानी ना तो पूरा मीठा है, मतलब फ्रेश, और ना ही पूरा खारा, मतलब सलीन, बल्कि दोनों का मिक्सचर है। क्योंकि इसमें रिवर्स जैसे दया रिवर का फ्रेश वाटर भी आता है और टाइडल इनलेट से सी वाटर भी। दूसरी तरफ केरला में हमें बैकवाटर्स या लोकल लैंग्वेज में कायल्स मिलते हैं। विजुअल 2 में वेम्बनार लेक का मैप देखो। ये सिस्टम थोड़ा अलग है। ये सिर्फ एक लेक नहीं है, बल्कि लगून्स और कनाल्स का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, जो मलाबार कोस्ट के पैरेलल चलता है। वेम्बनार लेक इंडिया की सबसे लंबी लेक है। यहाँ जियोग्राफी और कल्चर मिक्स हो जाते हैं। ये बैकवाटर्स लैंड के अंदर तक एक्सटेंडेड हैं और रिवर्स जैसे पंबा का पानी रिसीव करते हैं। इनका आउटफ्लो कोचिन अज़ही के थ्रू अरेबियन सी में होता है। बस यही पॉइंट है। ये वाटर बॉडी स्टैटिक नहीं है, इनमें टाइड्स का असर होता है। हाई टाइड में समुंदर का पानी अंदर आता है और लो टाइड में रिवर वाटर बाहर जाता है। ये यूनिक हाइड्रोलॉजी कुट्टानाद रीजन में फार्मिंग को अफेक्ट करती है, जहां फार्मिंग सी लेवल से नीचे होती है, जो ग्लोबली रेयर है। बैरियर आइलैंड्स जो मैप में दिख रहे हैं, वो नेचुरल शील्ड का काम करते हैं, स्टॉर्म सर्जेस से बचाते हैं। तो लगून्स और बैकवाटर्स बस पानी के बॉडी नहीं, बल्कि डायनामिक ट्रांजिशन जोन्स हैं, जहां मरीन और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स मर्ज होते हैं और ये इकोनॉमी, फिशिंग, टूरिज्म और इकोलॉजी दोनों के लिए वाइटल है। नेचुरल लेक्स के बाद अब हम आर्टिफिशियल रेजर्वॉयर्स या एंथ्रोपोजेनिक वाटर बॉडीज पर आते हैं।
एंथ्रोपोजेनिक का मतलब है ह्यूमन मेड। इन्हें बनाने का मेन पर्पस नेचर के वाटर फ्लो को कंट्रोल करना है, चाहे वो इरिगेशन के लिए हो, इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए या फ्लड कंट्रोल के लिए। जब हम किसी रिवर के अक्रॉस डैम बनाते हैं तो उसके पीछे जो पानी जमा होता है वो एक ह्यूज लेक बन जाता है। विजुअल 1 में देखो, डैम का क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है। रिवर का पानी रेजर्वॉयर में स्टोर होता है, फिर उसे कंट्रोल्ड मैनर में स्लूस गेट्स या पेन स्टॉक के थ्रू टरबाइन पर गिराया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। रिहंद रिवर पर बना गोविंद बल्लभ पंत सागर इंडिया का सबसे बड़ा मैन मेड लेक है बाय वॉल्यूम। ये सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी पर है। वैसे ही ओडिशा में महानदी रिवर पर बना हीराकुड रेजर्वॉयर है, जो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट अर्दन डैम्स है। अर्दन डैम मतलब ये कंक्रीट का नहीं, मिट्टी और पत्थर के कॉम्पैक्शन से बना है। पेनिनसुला इंडिया में इन रिजर्वॉयर्स का सिग्निफिकेंस और भी ज़्यादा है। क्यों? सोचो। क्योंकि हिमालयन रिवर्स पेरेनियल होती हैं, साल भर पानी रहता है, लेकिन पेनिनसुलर रिवर्स जैसे कृष्णा, कावेरी सीजनल होती हैं, वो मॉनसून पर डिपेंड करती हैं। अगर हम पानी स्टोर नहीं करेंगे तो ड्राई सीजन में एग्रीकल्चर इम्पॉसिबल हो जाएगा। नागार्जुन सागर कृष्णा रिवर और स्टैनली रेजर्वॉयर, मेट्टूर डैम ऑन कावेरी इसलिए क्रिटिकल हैं क्योंकि ये डेटन प्लेटो के ड्राई रीजन्स में इरिगेशन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इन स्ट्रक्चर्स के साथ एक बड़ा चैलेंज भी है, सेडिमेंटेशन। विजुअल 2 का ग्राफ देखो, रेजर्वॉयर कैपेसिटी वर्सेस सेडिमेंटेशन। नदी अपने साथ मिट्टी, सिल्ट लाती है। क्योंकि डैम पानी के फ्लो को रोक देता है, ये सिल्ट रेजर्वॉयर के तल या बॉटम में जमा होने लगती है। ग्राफ दिखा रहा है कि कैसे डिजाइन्ड कैपेसिटी ब्लू बार के कंपैरिजन में सिल्टेड कैपेसिटी ब्राउन बार कम हो गई है। मतलब वक्त के साथ रेजर्वॉयर की पानी स्टोर करने की क्षमता कम हो रही है। ये एक सीरियस इश्यू है क्योंकि इससे फ्लड कंट्रोल और इरिगेशन पोटेंशियल दोनों रिड्यूस होते हैं। इसलिए आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर्स इंजीनियर तो किए गए हैं सॉल्यूशंस के तौर पर, लेकिन उनकी सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करना एक कांस्टेंट स्ट्रगल है रिवर के नेचुरल सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट प्रोसेस के खिलाफ। अब हम फ्लूवियल जियोमॉर्फोलॉजी के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर पर फोकस करेंगे, ऑक्सबो लेक्स। ये लेक्स रिवर्स के मैच्योर स्टेज में बनती हैं, जब रिवर माउंटेन्स से उतरकर प्लेन्स यानी मैदान में आ जाती है। प्लेन्स में रिवर का स्लोप कम हो जाता है, तो वो सीधी बहने के बजाय सांप की तरह बल खाती हुई चलती है, जिसे मिएंडरिंग कहते हैं। विजुअल 1 की 4th स्टेप डायग्राम को ध्यान से देखो। स्टेप 1, रिवर मिएंडर कर रही है। यहाँ फिजिक्स काम करती है। रिवर के आउटर बैंक पर पानी की स्पीड तेज होती है, तो वहाँ इरोजन यानी कटाव होता है, कट बैंक। इनर बैंक पर स्पीड स्लो होती है, तो वहाँ डिपोजिशन यानी जमाव होता है, स्लिप ऑफ स्लोप। स्टेप 2 और 3 में जैसे जैसे ये इरोजन और डिपोजिशन चलता रहता है, मेयांडर का लूप बड़ा और क्लोज होता जाता है। मेयांडर की नेक पतली होती जाती है। फिर यूजुअली किसी फ्लड के दौरान जब पानी का फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, रिवर घूमने के बजाय सीधा रास्ता यानी शॉर्टकट ले लेती है और नेक को तोड़ देती है। स्टेप 4, पुराना लूप मेन रिवर से अलग हो जाता है और उसके एंट्री पॉइंट्स पर सेडिमेंट्स जमा हो जाते हैं, सेडिमेंट प्लग। ये जो यू शेप्ड या घोड़े की नाल जैसी लेक बचती है, इसे ऑक्सबो लेक कहते हैं। बिहार का कन्वर झील बेगूसराय इसका प्राइम एग्जाम्पल है, जो बूढ़ी गंडक रिवर के मेंडरिंग से बना है। लोकली गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में इन्हें मांस या झिल्स कहा जाता है। इकोलॉजिकली ये लेक्स बहुत वाइटल होती हैं। विजुअल 2 में देखो, वेटलैंड इकोसिस्टम ट्रॉफिक पिरामिड। क्योंकि ये लेक मेन रिवर से कट ऑफ हो गई है, इसका पानी स्टैग्नेंट यानी रुका हुआ होता है। स्टैग्नेंट वाटर में एक्वेटिक प्लांट्स, मैक्रोफाइट्स और फाइटोप्लैंक्टन अच्छे से ग्रो करते हैं। ये प्रोड्यूसर्स हैं। इनके ऊपर जू प्लैंक्टन, फिर स्मॉल फिश और फाइनली लार्ज एपेक्स प्रेडेटर्स जैसे ईगल्स सर्वाइव करते हैं। कन्वर झील एक रामसर साइट है, मतलब ये इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का वेटलैंड है। ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पर पड़ता है, तो माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ आती हैं। इसका एक और क्रिटिकल फंक्शन है स्पॉन्ज इफेक्ट। फ्लड के टाइम ये एक्स्ट्रा पानी सोक करता है और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। तो ऑक्सबो लेक रिवर का एक अबैंडन्ड हिस्सा होकर भी इकोसिस्टम का सबसे प्रोडक्टिव हिस्सा बन जाता है।
राजस्थान और एरिड रीजन्स की हाइड्रोलॉजी को समझना थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव हो सकता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं सॉल्ट लेक्स की, जैसे सांभर लेक, जो इंडिया की सबसे बड़ी इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है। सवाल यह है कि रेगुलर लेक्स फ्रेश होती हैं, तो ये सॉल्टी क्यों हैं? इसके पीछे जियोलॉजिकल और क्लाइमेटिक फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। कॉन्सेप्ट समझो। पहला फैक्टर है इनलैंड ड्रेनेज या एंडोरेहिक बेसिन। विजुअल 1 में देखो, चारों तरफ पहाड़ियां हैं और बीच में डिप्रेशन है। नदियां जैसे मेड़ता और रूपनगढ़ माउंटेन से आती हैं और इस बेसिन में गिर जाती हैं, लेकिन पानी के निकलने का कोई रास्ता सी आउटलेट में ही है। इसे सेंट्रिपिटल ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं, जहां सभी डायरेक्शन से पानी सेंटर में आता है। दूसरा फैक्टर है क्लाइमेट। एरिड रीजन में बारिश प्रेसिपिटेशन कम होती है और गर्मी की वजह से इवेपोरेशन बहुत हाई होता है। जब पानी इवेपोरेट होता है तो वो प्योर वाटर वेपर बन के उड़ जाता है, लेकिन अपने पीछे डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स छोड़ जाता है। हजारों सालों से ये प्रोसेस चल रहा है, इसलिए पानी ब्राइन यानी हाईली सलाइन बन गया है। फॉर्मेशन की एक थ्योरी डिफ्लेशन हॉलोज भी है। डेजर्ट में तेज हवाएं, विंड इरोजन मिट्टी को उड़ा ले जाती हैं और वह गड्ढा बन जाता है जो वाटर टेबल तक पहुंच जाता है। अब विजुअल 2 देखो, जो कैपिलरी एक्शन और सॉल्ट प्रोडक्शन को समझाता है। सिर्फ सरफेस वाटर ही सॉल्ट नहीं लाता, बल्कि जमीन के नीचे का सॉल्ट भी ऊपर आता है। गर्मी में मिट्टी की कैपिलरीज यानी बारीक नलियों के थ्रू नीचे का खारा पानी ऊपर सरफेस पर खिंचा चला आता है। जब पानी उड़ जाता है तो सॉल्ट की परत यानी क्रस्ट ऊपर रह जाती है। दिडवाना और पचपदरा लेक्स में यही होता है। यहाँ सॉल्ट एक्सट्रैक्शन एक मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी है। प्रोसेस सिंपल है। ब्राइन को कलेक्ट किया जाता है, सोलर इवेपोरेशन पैन्स यानी क्यारियों में फैलाया जाता है, सूरज की गर्मी से पानी सूखता है और नमक क्रिस्टलाइज हो जाता है। तो ये लेक्स नेचर की वो मशीन्स हैं जो सन एनर्जी और विंड इरोजन का यूज करके मिनरल्स को कॉन्सेंट्रेट करती हैं। ये ज्योग्राफी का वो एस्पेक्ट है जहां क्लाइमेट डायरेक्टली इकोनॉमिक रिसोर्स यानी सॉल्ट क्रिएट करता है। फाइनली हम इन वाटर बॉडीज की गवर्नेंस और कॉन्जर्वेशन पर आते हैं। इतने डाइवर्स टाइप्स के लेक्स और वेटलैंड्स, टेक्टोनिक से लेकर सॉल्ट लेक्स तक को प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क की जरूरत होती है। पहले इंडिया में अलग-अलग प्लान्स थे। लेक कंजर्वेशन प्लान अलग था, वेटलैंड्स प्लान अलग था। लेकिन नेचर में पानी बाउंड्रीज नहीं देखता। इसलिए गवर्नमेंट ने नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम्स (NPCA) लॉन्च किया। लॉजिक समझो। इसका कोर फिलॉसफी है होलिस्टिक कंजर्वेशन, मतलब हम टुकड़ों में काम नहीं करेंगे। NPCA चार्ट देखो, विजुअल 1। ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है। इसमें पोल्यूशन अबेटमेंट यानी सीवरेज ट्रीटमेंट शामिल है, क्योंकि गंदा पानी लेक्स को मार रहा है। कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट भी जरूरी है। अगर लेक के आसपास के एरिया से मिट्टी यानी सिल्ट आएगी तो लेक भर जाएगी। साथ ही लाइवलीहुड और बायोडाइवर्सिटी को भी जोड़ा गया है। लेक सिर्फ पानी नहीं, वहां रहने वाले लोगों और बर्ड्स का घर भी है। लीगल फ्रेमवर्क की बात करें तो वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017 गेम चेंजर हैं। इससे पहले पावर सेंट्रलाइज थी, लेकिन 2017 रूल्स ने मैनेजमेंट को डिसेंट्रलाइज कर दिया। अब स्टेट वेटलैंड अथॉरिटीज के पास पावर है। ये बहुत प्रैक्टिकल है, क्योंकि एक लोकल ऑफिसर को उड़ीसा की चिलिका या मणिपुर की लोकटक की प्रॉब्लम्स दिल्ली में बैठे ऑफिसर से बेहतर पता होती हैं। ये रूल्स वेटलैंड पर एनक्रोचमेंट यानी कब्जा और वेस्ट डंपिंग को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करते हैं। इंटरनेशनली रामसर कन्वेंशन सबसे बड़ा ट्रीटी है। विजुअल 2 में इंडिया का मैप देखो, जिसमें रामसर साइट्स मार्क्ड हैं, जैसे चिलिका, केओलादेव, वुलर। रामसर डिजिग्नेशन मिलने का मतलब है कि वो वेटलैंड ग्लोबल इंपॉर्टेंस का है। इसमें मॉन्ट्रे रिकॉर्ड एक क्रूशियल कॉन्सेप्ट है। ये उन रामसर साइट्स की लिस्ट है जहां पोल्यूशन या ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से इकोलॉजिकल कैरेक्टर बदल रहा है, डेंजर लिस्ट। केओलादेव राजस्थान और लोकटक मणिपुर इसमें शामिल हैं। गवर्नेंस का हायरार्की अब क्लियर है। MOEFCC सेंट्रल मिनिस्ट्री पॉलिसी बनाता है, नेशनल वेटलैंड्स कमिटी मॉनिटर करती है और एग्जीक्यूशन स्टेट अथॉरिटीज करती हैं। कॉन्जर्वेशन अब सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं है, बल्कि वाइज यूज है। मतलब सस्टेनेबल तरीके से रिसोर्सेज का यूज करना, ताकि फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी ये इकोसिस्टम्स बचे रहें। ये शिफ्ट फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन टू रेगुलेशन टू होलिस्टिक मैनेजमेंट मॉडर्न एनवायरमेंटल ज्योग्राफी का कोर है।